हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपके फाउंडेशन के अलावा फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और फाइनल छोड़िए, जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बड़ा प्यारा टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को करने की एक ही शर्त है, आपको इसके बेसिक को समझना पड़ेगा। आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे तो ये टॉपिक आपके टिप्स पे हो जाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी लिख के दे सकता हूं। दोस्तों, साथ में एक चीज और समझ लीजिए कि ये वीडियो इस तरीके से, ये जो नोट्स आपके सामने लगे हुए हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को इस तरीके से तैयार करेंगे, रिवाइज करेंगे कि जिन बच्चों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं भी पढ़ा है उनको भी ये बहुत अच्छी तरह समझने आने वाला है। चाहे आपके पास में 11th-12th में मैथ्स रही हो या ना रही हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जिंदगी भर के लिए आपका डर खत्म हो जाएगा। इस बात की गारंटी आप मुझसे लिखवा सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वन शॉट रिवीजन ऑफ। सबसे पहले बात करेंगे परमुटेशन की। अब दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये सर परमुटेशन होता क्या है, परमुटेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले परमुटेशन का मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का पूरा नाम है दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन की बात करूं दोस्तों, तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन इज अ मेथड, permutation is a method by which we will find the number of arrangement। माने एक ऐसा तरीका जिससे हम ये पता कर सके कि कोई भी चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है। वो मेथड क्या कहलाएगा दोस्तों, उसे कहेंगे परमुटेशन। माने परमुटेशन इज अ मेथड या इज अ वे बाय विच यू विल फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो परमुटेशन के थ्रू हम चीजों को अरेंज करना सीखते हैं कि कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है। जबकि कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन इज अ मेथड बाय विच यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है ना, बाय विच यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है, ये कौन बताएगा, ये कॉम्बिनेशन बताएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, क्या आपके हिसाब से वर्ड अरेंज और सेलेक्ट, क्या ये दोनों एक ही मतलब रखते हैं। भाई, अरेंज करना और सेलेक्ट करना, क्या ये दोनों बातें एक ही है। नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं। भाई, आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है। सर, मुद्दे की बात तो यही है। भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पे हमने चीजों को अरेंज किया है, या क्वेश्चन में हमसे चीजों को अरेंज करने के लिए कहा गया है या फिर सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो अरेंज और सेलेक्ट ये दो अलग अलग वर्ड्स है, इनका दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि यहां चीजों को अरेंज किया जा रहा है और यहां चीजों को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए, समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपको फाउंडेशन के अंदर या आपके घर में कौन कौन है, आपके घर के मेंबर्स की बात कर रहा हूं। आपके घर में कौन कौन मेंबर है, ठीक है ना, कौन कौन से मेंबर है। तो आपने लिया, आपके फादर है, आपकी मदर है, आपका ब्रदर है और आपकी सिस्टर है। ये 4 लोगों का नाम लिया। मैंने कहा ठीक। थोड़ी देर बाद आप बोले, सर गलती हो गई, 1 मिनट दोबारा से लिख लेंगे। मैंने, क्या हुआ। सर प्लीज ना, बात समझिए ना, प्लीज दोबारा से लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा चलिए दोबारा से बताइए। बोले, सर मेरी सिस्टर है, मेरे फादर है, मेरा ब्रदर है और मेरी मदर है। अरे मैं कहूंगा बेवकूफ आदमी, बेवकूफ बच्चे, ये दोनों बातें तो एक ही है। ये दोनों बातें एक है या नहीं है आपके हिसाब से। बिल्कुल बात एक ही है। आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भाई, किसी का नाम पहले ले, किसी का नाम बाद में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन की।
अगर आप किसी का नाम पहले ले, किसी का नाम बाद में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तब ये दोनों बातें क्या होंगी दोस्तों, सेम होंगी। इसका मतलब सिलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। दीज आर द सेम ग्रुप, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम ग्रुप है। जबकि अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ये दोनों अलग अलग हैं। आप कहेंगे सर कैसे? भाई मैं कहूं जिसका नाम पहले लेंगे, जिसका नाम पहले लेंगे आप उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जिसका नाम बाद में लेंगे उससे थोड़ा सा कम प्यार करते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं? फादर से, उसके बाद मदर से, उसके बाद ब्रदर से, उसके बाद सिस्टर से। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं? सिस्टर से, उसके बाद फादर से, उसके बाद ब्रदर से, उसके बाद मदर से। देखिए मेरी बात को समझिएगा, मैं समझाने के पर्पज से कह रहा हूं। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्डर की, माने जहां पे हमारे लिए ऑर्डर मैटर करता होगा, वहां पे हम बात करेंगे अरेंजमेंट की। वहां पे हम किसकी बात करेंगे? अरेंजमेंट की बात करेंगे। माने जहां पे आपके लिए ऑर्डर मैटर करेगा, वहां पे तो आप बात करेंगे अरेंजमेंट की। तब ये दोनों बातें क्या होंगी? अलग अलग होंगी। दीज आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट। लेकिन जहां आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता होगा, तो वहां पे आप बात कर रहे होंगे सिलेक्शन की, माने दीज आर सेम। ठीक है ना? सिलेक्शन के अंदर कोई पहले आए, कोई बाद में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। किसका नाम पहले लेंगे, किसका नाम बाद में लेंगे, यह मैटर करता है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, यह कौन बताएगा? परमुटेशन। और कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है, यह कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन। आज की इस क्लास में हम लोग दोनों के दोनों टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों परमुटेशन के बारे में। तो परमुटेशन के अंदर जरा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा परमुटेशन इज अ मेथड by which we are able to know about the total number of arrangement of anything। किसी भी चीज को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ये कौन बताएगा? हमें परमुटेशन बताएगा। माने परमुटेशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा हमारे लिए ऑर्डर मैटर करता है, जबकि सिलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लिखा हुआ था मेथड बाय विच वी आर एबल टू नो दैट इन हाउ मेनी वेज ऑफ थिंग्स और मैनी थिंग्स कैन बी अरेंज इज नोन एज परमुटेशन। बात समझ में आ गई? अरेंजमेंट में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर को आप प्रेफरेंस देंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए एक क्लास की बात करते हैं जिसके अंदर 3 बच्चे हैं, एक का नाम है शिवम साहू, एक का नाम है शिवम साहू, एक का नाम है अलख, एक का नाम है सुनैना, वो क्या नाम है, एक का नाम है सुनैना जी, हाँ सुनैना मान लेते हैं। ठीक है ना? 3 अलग अलग बच्चे हैं। इन 3 बच्चों के अंदर मुझे 2 प्राइज फर्स्ट और सेकंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन 3 बच्चों के अंदर मुझे 2 प्राइज फर्स्ट और सेकंड को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए मैं परमुटेशन के अंदर आपको कहूं तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, शुरू से एंड तक। लास्ट में मैं आपको परमुटेशन के सारे फॉर्मूले बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आपको ये 3 बच्चे क्लास के अंदर है, एक है शिवम साहू, एक है अलग जी, एक है सुनैना जी। ठीक है ना? इन 3 बच्चों में मुझे 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने थे, फर्स्ट और सेकंड। और ये मान के चल रहा हूं ये तीनों बच्चे एलिजिबल हैं फर्स्ट और सेकंड प्राइज दोनों के लिए। माने कोई किसी से कम इंटेलिजेंट नहीं है, तीनों के तीनों इंटेलिजेंसी में माहिर है। बात समझ में आ गई? अब मान के चलिएगा उन 3 बच्चों में से एक आप भी हैं। इन 3 बच्चों में से एक का नाम आप भी है। मान लीजिए आप अपने आप को अलख मान लीजिए, सुनैना मान लीजिए, आप अपने आप को शिवम साहू मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू धक 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 धक। यही तो होता है, धक धक। किसको मिलेगा फर्स्ट प्राइज? तो फर्स्ट प्राइज के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? फर्स्ट प्राइज के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? सर 3। या तो शिवम साहू को दे सकता था, या मैं अलग जी को दे सकता था, या मैं सुनैना जी को दे सकता था। तीनों में से किसी को भी फर्स्ट प्राइज मिल सकता था। बात समझ में आ गई या नहीं? मान लीजिए अलग जी को फर्स्ट प्राइज मिल गया, अलग जी को फर्स्ट प्राइज मिल गया। अलग जी खुश, अरे वाह मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। अच्छा, जब अलग जी को फर्स्ट प्राइज मिल गया
तो अलग जी क्या सेकंड प्राइस के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे भाई, जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड के बारे में क्यों सोचेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब फर्स्ट प्राइस के लिए 3 चॉइसेस थी, पहले यहां लिख लेते हैं कौन कौन सी थी हमारे पास। एक तो शिवम साहू, एक अलख और एक सुनैना। ठीक है ना, ये 3 चॉइसेस थी हमारे लिए फर्स्ट प्राइस के लिए। सेकंड प्राइस के लिए जब हमने फर्स्ट प्राइस अलग जी को दे दिया, इनको फर्स्ट प्राइस दे दिया, तो जरा देखिए सेकंड प्राइस के लिए कितनी चॉइसेस रह गई हमारे पास? शिवम साहू और सुनैना, माने 2 चॉइसेस रह गई हमारे पास। कितनी चॉइसेस रह गई हमारे पास? 2 चॉइसेस। कौन कौन सी? कौन कौन सी सर? अगर हम अलग को फर्स्ट प्राइस देते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस रह गई, शिवम साहू और सुनैना जी की, और सुनैना जी की। ठीक है ना, ये 2 चॉइसेस रह गई। तो कुल मिला के टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? कुल मिला के टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? 6। 6 क्या वेज या 6 क्या अरेंजमेंट्स? 6 क्या वेज या 6 क्या अरेंजमेंट? आप कहेंगे 6 सर 6 कैसे हुआ? बहुत आराम से, जब अलग को फर्स्ट प्राइज मिला, जब अलग को फर्स्ट प्राइज मिला, जरा ध्यान दीजिएगा, अलग को फर्स्ट, तो सेकंड प्राइज हमें मिल सकता था शिवम साहू को और सुनैना जी को, माने शिवम को सेकंड और अलग को फर्स्ट, तो सुनैना जी को सेकंड। ये 2 वे हो गए। अच्छा, जैसे फर्स्ट प्राइज अलग को मिला वैसे ही फर्स्ट प्राइज शिवम को भी तो मिल सकता था। तो अगर शिवम को फर्स्ट तो अलग को सेकंड और शिवम को फर्स्ट तो सुनैना जी को सेकंड। बिल्कुल सेम वे में हो सकता है फर्स्ट प्राइज सुनैना जी को मिले तो सुनैना को फर्स्ट तो अलग को सेकंड और सुनैना को फर्स्ट तो शिवम को सेकंड। इन 6 के अलावा कोई 7वां वे बना सकते हैं, इन 6 के अलावा कोई 7वां वे बना सकते हैं। ये 6 ही वे तो पॉसिबल हैं। यहां पे आंसर कितना आ रहा है? 6। यही तो मतलब हुआ, माने 3 बच्चों में 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हुए? 6 वेज हुए या 6 अरेंजमेंट हुए। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अलख और शिवम एंड शिवम और अलख, ये 2 अलग अलग बातें हैं। दीज आर डिफरेंट। और डिफरेंट का मतलब हमारे लिए ऑर्डर मैटर कर रहा है भाई। क्यों? यहां पे अलग को फर्स्ट शिवम को सेकंड, यहां शिवम को फर्स्ट अलग को सेकंड, माने ये दोनों बातें क्या हो गई आपके लिए? अलग अलग हो गई। माने दीज आर नॉट द सिलेक्शन, दीज आर द अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट में हमेशा ऑर्डर को आप प्रेफरेंस देंगे, जबकि सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। यही बात अगर सिलेक्शन की होती तो ये दोनों बातें क्या होती? एक ही होती। माने हमेशा अगर मैं आपसे अब छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होंगे? सर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन हमेशा कम होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट में आप ऑर्डर को प्रेफरेंस दे रहे हैं जबकि सिलेक्शन में ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देते। माने सिलेक्शन के अंदर ये दोनों बातें एक ही होती, अरेंजमेंट में ये दोनों बातें अलग अलग बातें हैं। बात समझ में आ गई? माने नंबर ऑफ परमुटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिलेक्शन। माने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ सिलेक्शन हमेशा कम होंगे। बात समझ में आ गई? बस अगर इतनी बात समझ में आ गई ना दोस्तों, परमुटेशन खत्म। ये समझ लीजिए इसके अलावा परमुटेशन कुछ है ही नहीं। आइए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चों की बात हो रही है, ठीक है ना? ये 3 बच्चों की बात हो रही है, एक शिवम साहू, एक अलख और एक सुनैना। अब इन 3 बच्चों में मुझे 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मोस्ट सिंसियर और मोस्ट टैलेंटेड। मोस्ट सिंसियर और मोस्ट टैलेंटेड, इन 3 बच्चों में 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मोस्ट सिंसियर एंड मोस्ट टैलेंटेड। इन हाउ मेनी वेज द प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड? कितने तरीकों से प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बात इसकी हो रही है। अब फिर वही वाली बात, प्राइज उठा के बच्चों में देना है। तो द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास
प्राइस गोज टू धक 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 धक, यही तो होगा। कितने दिलों में धक धक हो रही होगी? सब 3 में। तो पहले प्राइस के लिए कितनी चॉइसेस? वी हैव 3 चॉइसेस, वी हैव 3 चॉइसेस। मान लीजिए सुनैना जी को इस बार मोस्ट सिंसियर का अवार्ड मिल गया। सुनैना जी खुश, सुनैना जी सोच रही होंगे अरे वाह मजा आ गया। अच्छा, अगर सुनैना जी जहां कहीं भी बैठी हैं, सुन रही हैं, सुनैना जी से पूछा जाए क्या सुनैना जी आप दूसरे प्राइस की चाहत रखती होंगी? बिल्कुल। क्यों? जो मोस्ट सिंसियर है वो मोस्ट टैलेंटेड भी तो हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट है वो सेकंड नहीं आ सकता। जो फर्स्ट है वो सेकंड नहीं आ सकता, लेकिन जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है। अगर मैं सेकंड प्राइज की बात करूं, माने विच इज मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, प्राइज गोज टू। अब कितने दिनों में धक धक होगी? अभी भी 3 दिनों में धक धक होगी, क्योंकि जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है। तो सेकंड मोस्ट सिंसियर के मोस्ट टैलेंटेड के लिए वी हैव कितनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस। तो यहां टोटल कितनी चॉइसेस बनेंगी? 9 क्या वेज, या 9 क्या अरेंजमेंट्स। अब देखिए, इससे पहले वाले केस में जहां फर्स्ट और सेकंड की बात हुई थी, वहां पे एक बच्चा मैक्सिमम 1 प्राइज ले सकता है। यहां पे एक बच्चा 1 प्राइज भी ले सकता है, हो सकता है वो दोनों प्राइज ले जाए। माने इससे पहले वाले केस में, फर्स्ट और सेकंड वाले केस में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था, लेकिन इस वाले केस में रिपीटेशन इज अलाउड हो गया। भाई कैसे? भाई देखिए ना, सुनैना जी को सिंसियर का अवार्ड मिल गया, यहां लिख लेंगे सिंसियर और यहां लिख लेंगे टैलेंटेड। तो एक तो ये हो सकता था सुनैना जी को सिंसियर, सुनैना जी को टैलेंटेड, सुनैना जी को सिंसियर और शिवम साहू को टैलेंटेड, सुनैना जी को सिंसियर और अलग जी को टैलेंटेड। बात समझ में आ गई? तो 3 वे बने, एक के साथ 3 बने। माने जब सुनैना जी को सिंसियर मिल रहा था तो 3 वेज बनते, अलग जी को सिंसियर मिलता तो 3 बनते, शिवम जी को सिंसियर मिलता तो 3 मिलते। माने टोटल कितने हो जाते? 9। यही तो हम बता रहे हैं। माने यहां पे क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउड हो गया। इससे पहले वाले केस में रिपीटेशन क्या था? नॉट अलाउड था। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब हम बात करें तो ये मैंने इसका अरेंजमेंट करके दिखाया, वही फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज के हिसाब से। ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 बच्चे थे एक क्लास में, ए बी सी, इनमें 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने थे, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले के लिए ए बी सी, फिर ए बी ए सी, फिर सी ए बी। बात एक ही है। बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे की बात करें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? हालांकि ये प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता शुरुआत में, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आपको ये सारी चीजें, आप कोई भी इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी मैं लिख के देता हूं। आइए जरा पहले समझ लेते हैं इनको कैसे करते हैं जी। अब ये कहता है, भाई हमने तो बिना फॉर्मूले के पूरा का पूरा परमुटेशन पढ़ा है। जो बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनको पता है कि परमुटेशन बिना फॉर्मूले के ही करना बहुत इजी रहता है। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको ही कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी, लेकिन फॉर्मूले हमें पता तो होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, मान लीजिए n थिंग्स है, इसमें से r थिंग्स को आपको अरेंज करना है। n थिंग्स है, इसमें से r थिंग्स को आपको अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या होगा? यू हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू ऑर्डर। यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। आपको ऑर्डर को प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो n थिंग्स में से r थिंग्स को अरेंज करने के तरीके, माने नंबर ऑफ परमुटेशन कहूं, या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कहूं, दोनों का मतलब एक ही है। दैट इज इक्वल्स टू पी एन कॉमा आर। दैट इज इक्वल्स टू पी एन कॉमा आर। माने n इज द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड r इज द नंबर ऑफ थिंग्स विच आर टू बी अरेंज, जिन्हें अरेंज करना है। दैट इज इक्वल टू पी एन कॉमा आर, या इसे बोल सकते हैं एन पी आर। अच्छा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और यहां लिख देंगे हेयर
n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। अब ये सर फैक्टोरियल क्या होता है? अगर आपने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा तो टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। माने जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक पीछे ले जाते जाइए कॉन्जिक्यूटिव वे में। बात समझ में आ गई? जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहीं लिखा हुआ 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1। कहीं लिखा हुआ 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, या 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, या 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करूं तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होती है? 1। अब एनपीआर बराबर क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। हियर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। भाई टोटल नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा होंगी और जिनको अरेंज करना हो वो कम होंगी। भाई आप क्या कह सकते हो? 5 में से 3 चीजों को अरेंज कर सकते हो, 5 में से 4 को अरेंज कर सकते हो, 5 में से 5 को अरेंज कर सकते हो। क्या 5 में से 6 चीजों को अरेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हियर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। अच्छा, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, माने जहां फॉर्मुलेटेड नहीं है क्वेश्चन, वहां पे किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन अगर बाई चांस कहीं लिखा हुआ है जैसे 5p3, तब भी आप फॉर्मूला मत लगाइए। 5 को p का मतलब पीछे 3 बार लिख दीजिए। 5 को p का मतलब पीछे 3 बार, 5 4 3, देखिए 1 2 3 बार लिख दिया, आंसर खत्म। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 23 जा 60 इज आंसर। ठीक है। अच्छा, अब कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए 11p4, इसका मतलब क्या होगा? 11 को p का मतलब पीछे 4 बार, 11 10 9 8, आंसर खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिए, बात समझ में आ गई? अच्छा, कहीं लिखा हुआ है 5p1, इसका मतलब क्या होगा? 5 को पीछे एक बार, 5 हो गया। अच्छा, मतलब np1 की वैल्यू कितनी हो गई? n हो गई। np1 की वैल्यू कितनी हो गई? n हो गई। भाई n को p का मतलब पीछे एक बार लिख दीजिए, n लिख दिया। अगर कहीं लिखा होता, मान लीजिए कहीं लिखा होता np2, क्या लिखा होता? np2, तो n को p का मतलब पीछे 2 बार, तो n फिर एक कम लिखेंगे तो क्या होगा? n माइनस 1। n फिर एक कम लिखेंगे, क्या होगा? n माइनस 1। अच्छा, कहीं लिखा होगा मान लीजिए np3, तो इसका मतलब क्या होगा? n को p का मतलब पीछे 3 बार, n फिर एक कम, n माइनस 1 फिर एक कम, n माइनस 2, 3 बार हो गया सर। बात समझ में आ गई? अच्छा, कहीं लिखा होगा मान लीजिए 2n या n प्लस 1 p4, तो इसका मतलब क्या होगा? n प्लस 1 को p का मतलब पीछे 4 बार लिख दीजिए, तो n प्लस 1 फिर एक कम, n फिर एक कम, n माइनस 1 फिर एक कम, n माइनस 2, 4 हो गए। 1 1 2 3 4, बात समझ में आ गई? कहीं लिखा हुआ है 2np4 2np3, तो इसका मतलब 2n को p का मतलब पीछे 3 बार लिख दीजिए, 2n फिर एक कम, 2n माइनस 1 फिर एक कम, 2n माइनस 2, कहानी खत्म। तो आपको कहीं ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं दोस्तों, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर कहीं लिखा हुआ मान लीजिए np0, तो n को p का मतलब पीछे 0 बार, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम इसमें आ जाते हैं, जरा लगाइए np0 r की जगह 0 लगा देना बस आपको, तो क्या होगा? ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, माने n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, कट के क्या आया? 1, माने np0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। np0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब जरा एक मिनट देखिएगा, सबसे पहले npn की बात कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं npn, या इस पीछे पेज पे लिख लेते हैं। हाँ जी सर, npn, ये इसकी यहां पे लिख लेते हैं npn, जरा देखिएगा ध्यान से। npn, तो पहला है npn, इसको छोड़ के अगर हम 5p5 लिखें, बात तो एक ही है, जो 5p5 का आंसर आएगा वही npn का आंसर आना चाहिए। 5p5 का मतलब 5 को p का मतलब पीछे 5 बार, क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1। इसे क्या कह सकते हैं आप? इसे क्या कह सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। इसे क्या कह सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। अच्छा, 6p6,
माने 6 5 4 3 2 1, 6 को पी का मतलब पीछे 6 बार, ये हो गया 6 बार, कितना आया 6 फैक्टोरियल। अगर 7p7 कहता तो क्या आंसर, क्या था आंसर 7 फैक्टोरियल। तो npn का आंसर क्या आएगा n फैक्टोरियल। npn का आंसर क्या आएगा n फैक्टोरियल। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो npn की वैल्यू क्या होगी, हमेशा n फैक्टोरियल के बराबर होगी। npn की वैल्यू क्या होगी, हमेशा n फैक्टोरियल के बराबर होगी। np0 की वैल्यू अभी हमने बात करी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। np1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। npn-1 बराबर n फैक्टोरियल। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे 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 अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं मैं कहूं 6p5, भाई n क्या था जरा ध्यान से देखिए ना, npn-1 माने n में कम होना चाहिए। तो 6p5, 6p5 क्या होगा, 6 को p का मतलब पीछे 5 बार, 6 5 4 3 2, 5 बार हो गए। क्या इसे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, इंटू 1 ही तो नहीं है। इंटू 1 हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इंटू 1 हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। 6p5 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं भाई। 6 को p का मतलब पीछे 5 बार लिख दिया, तो ये 6 फैक्टोरियल बना या नहीं बना, बिल्कुल बना। इंटू 1 नहीं है, इंटू 1 अपने पास से भी लगा तो भी कौन सा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जैसे 10p9 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 फैक्टोरियल। 11p10 को क्या लिख सकते हैं आप, 11 फैक्टोरियल। 3p2 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 फैक्टोरियल। तो npn-1 को आप क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, जरा देखिए ध्यान से। ये भी हो गया सर, फोर्थ वाला भी हो गया सर, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। एनपीआर ये छोड़ दीजिए, अब इसकी बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये वाली बातें क्लियर हो गई बस। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आप यकीन मानिए दोस्तों, परमोटेशन के अंदर सारे क्वेश्चन करने में कैपेबल आप। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की, वो सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। आइए सीधे सीधे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट हमारे अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और अभी आप देख ही लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 7। मतलब शर्म नहीं आ रही है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए, मतलब पूछे तो मैंने ही है लेकिन फिर भी समझने के लिए कि यार हमें आ गई अकल। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 5040। दैट इज इक्वल टू 5040। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है विद 500 हॉस्पिटल्स टू बी बिल्ड इन अ स्टेट ऑफ गोवा। गोवा की स्टेट में 5000 हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, ठीक है ना। ओनली 2500 हॉस्पिटल वुड हैव आईसीयू बेड, और जिसमें से 2500 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें आईसीयू बेड का इंतजाम है, ठीक है ना। ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट लिखा हुआ है सर, सेलेक्ट, अरेंज नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट 2500 हॉस्पिटल्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आईसीयू बेड्स। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एन, माने टोटल कितना होगा सर, टोटल होगा 5000। टोटल कितना होगा 5000। एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर, और कितने सेलेक्ट करने हैं, या सेलेक्ट करने हो या अरेंज करने हो। आर की वैल्यू हमेशा सेलेक्ट और अरेंज के लिए ही होती है। कितना आएगा 2500। आंसर खत्म, आंसर खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। ये मैंने जानबूझ के दिया है आपको क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ सके कि एन और आर की वैल्यू कैसे डिपिक्ट की जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 3 चेक्स बी गिवन टू 4 एम्प्लॉइज when each employee is eligible to receive any number of checks। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप चेक को मान लीजिए आपके लिए प्राइस है, चेक आपके लिए एक प्राइस है, बहुत ध्यान समझिएगा। चेक आपके लिए क्या है, एक प्राइस। वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 चेक्स, चेक नंबर 1, चेक नंबर 2, चेक नंबर 3, गिवन टू बी 4 एम्प्लॉइज। 4 एम्प्लॉइज याद करिए, जैसे शिवम साहू, सुनैना जी और अलख, बिल्कुल सेम वे में हमने नाम ले लिया, ए बी सी और डी। ये 4 पर्सन हो गए, ये 4 पर्सन हो गए, ये 4 पर्सन हो गए, ठीक है ना। इन 4 पर्सन में इन 3 चेक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ईच एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू रिसीव
एनी नंबर ऑफ चेक्स, माने एक पर्सन को कितने ही चेक मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन इज अलाउड हुआ या नॉट अलाउड हुआ? सर रिपीटेशन इज अलाउड हुआ। एक बच्चे को कितने ही प्राइज मिल सकते हैं? एक बच्चा एक प्राइज भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो यहां रिपीटेशन क्या हुआ, अलाउड हुआ। अच्छा, चेक उठा के ही तो पर्सन को देंगे या पर्सन उठा के चेक को देंगे? सर चेक उठा के पर्सन को देंगे। तो पहले चेक के लिए कितनी चॉइसेस? पहले चेक के लिए कितनी चॉइसेस? सर पहले चेक के लिए कितनी चॉइसेस? 4। दूसरे चेक के लिए कितनी चॉइसेस? 4। और तीसरे चेक के लिए कितनी चॉइसेस? 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई? 64। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई? 64। माने 64 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, 64 वेज आर पॉसिबल। बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज द फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स बी गिवन इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। अब क्लास में 40 बच्चे हैं सर, क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। फर्स्ट और सेकंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट और सेकंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब फिर वही वाली बात, जो फर्स्ट आएगा वो सेकंड के बारे में नहीं सोचेगा, जो फर्स्ट आएगा वो सेकंड के बारे में नहीं सोचेगा। तो 40 पहले प्राइस के लिए कितनी चॉइसेस होंगे हमारे पास? सर पहले प्राइस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी? 40। और सेकंड प्राइस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी? 39। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 40 इंटू 39। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 40 इंटू 39, माने 40 इंटू 39, ये हो जाएगा 1560। 1560। क्या वेस कहें या अरेंजमेंट कहें, बात एक ही है। वेस कहें या अरेंजमेंट कहें, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है? आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एनपीआर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। आइए आगे की बात करते हैं। इफ देयर आर 5 डोर्स एंड 4 विंडोज इन अ रूम, इन हाउ मेनी वेज अ कैट विल एंटर एंड लीव दैट रूम? अच्छा जी, भाई एक घर है, एक घर है, ये घर बना हुआ है, ठीक है ना, ये घर बना हुआ है। ये आपके सामने एक घर है, एक हट बना दी मैंने। वो कह रहा है इसमें 5 तो दरवाजे हैं, होंगे साहब 5 दरवाजे, 1 2 3 4 और 5 दरवाजे हैं, ठीक है ना। और 4 विंडो है, 4 विंडो है, 1 2 3 और 4 विंडो हो गई, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज अ कैट विल एंटर एंड लीव द रूम? सबसे पहले तो बिल्ली अंदर जाएगी, उसके बाद ही तो वापस आएगी। तो अंदर जाने के लिए उसके पास कितने दरवाजे हैं? अंदर जाने के लिए उसके पास कितने रास्ते हैं? दरवाजे नहीं, कितने रास्ते हैं? सर 5 तो ये है, 4 ही है। जाने के लिए कितनी चॉइसेस? सर जाने के लिए कितनी चॉइसेस? जाने के लिए, एंटर करने के लिए कितनी चॉइसेस? और उसके बाद लीव करेगी। तो एंटर करने के लिए कितनी चॉइसेस? एंटर करने के लिए कितनी चॉइसेस? 9। एंटर करने के लिए कितनी चॉइसेस? 9। भाई या तो 5 दरवाजे या चारों खिड़की, बिल्ली है कहीं से कूद के चली जा सकती है, ठीक है ना। अब चली गई अंदर, अब लौट के आने के लिए कितनी चॉइसेस? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लौट के आने के लिए कितनी चॉइसेस? अगेन 9। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 81। 81 क्या वेज या अरेंजमेंट्स? 81 क्या वेज या अरेंजमेंट्स? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर कितना हो गया? 81। इसका आंसर कितना हो गया? 81। ठीक, नेक्स्ट। अरे वाह, एनपीआर वाले क्वेश्चन आ गए, एनपीआर वाले क्वेश्चन आ गए। तो इसको तो मैं अब कर देता हूं, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब हम एनपीआर की बात करते हैं। क्वेश्चन है n+1 p3। सबसे पहले तो n+1 p3 का मतलब क्या हुआ? n+1 p3 रेशो है np2 बराबर है 27/9। 27/9 का मतलब 9 3 हो गया, बात खत्म हो गई। इतना दिमाग कौन लगाएगा? 27/9, 9 3 27, कहानी खत्म। सबसे पहले तो ये बताइए n+1 p3 का मतलब क्या हुआ? n+1 p3 का मतलब क्या हुआ? n+1 को p का मतलब पीछे 3 बार लिखेंगे, n+1 को p का मतलब पीछे 3 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n+1 फिर एक कम n, फिर एक कम n-1, n+1 फिर एक कम n, फिर एक कम n-1, डिवाइडेड बाय लगा हुआ है। n को p का मतलब पीछे 2 बार लिखना है, तो n फिर एक कम n-1,
इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, तो n+1 बराबर 3, तो n बराबर कितना आ गया 2। कहानी खत्म। n+1 बराबर 3, तो n बराबर कितना आ गया 2। लीजिए सर n की वैल्यू निकल आई, कहानी खत्म। क्या करना है सर, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री है आप, यू आर फ्री, यू डोंट हैव टू यूज एनी फॉर्मूला, एनी कैलकुलेटर ट्रिक, एनी शॉर्ट ट्रिक। आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और इसका आंसर कितना आ गया 81 आ गया। ठीक, आगे बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। हाँ जी सर, अब है क्वेश्चन 8 इंटू n-1 p3। पहले सही से लिख ले इसको, 8 इंटू n-1 p3 इज इक्वल्स टू n-1 p4, n-1 p4। सबसे पहले 8 को तो ऐसे ही रहने देंगे। अब n-1 p3 का मतलब क्या हुआ, n-1 को p का मतलब पीछे 3 बार लिखिए, n-1 को p का मतलब पीछे 3 बार लिखिए, तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, n-1 फिर एक कम, n-2 फिर एक कम, n-3। दैट इज इक्वल्स टू n-1 को p का मतलब पीछे 4 बार लिखिए, n-1 को p का मतलब पीछे 4 बार लिखिए, तो जरा बताइए क्या होगा, n-1 फिर एक कम, n-2 फिर एक कम, n-3 फिर एक कम, n-4 4 हो गए सर, n-1 n-2 n-3 n-4। बस अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, बाकी जय श्री राम। n-1 कट गया, n-2 कट गया, n-3 कट गया, माने कुल मिला के n-4 बराबर 8 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। लीजिए सर, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। करने का तरीका समझिए सर, कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टाफिकेशन मत करिए, रटेंगे आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे जिंदगी भर याद रहेगा आपको, जिंदगी भर आपका साथ देगा। चलिए अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है np5 बराबर 42 np3। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब इसे। np5 का मतलब क्या हो गया, n को पीछे 5 बार, n-1 n-2 n-3 और n-4, 5 हो गए सर। आप कहेंगे सर 4 हुआ, अरे गिन लो ना भाई, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 42 np3, n को पीछे 3 बार, n-1 और n-2। जो कट रहा है वो काट दीजिए, n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 से n-2 कैंसिल। अब आपके पास आया n-3 इंटू n-4 बराबर 42। दो तरीके हैं आपके पास, भाई पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन दे रखे होंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, n की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। लेकिन अभी जैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिए, तो ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स है या नहीं है। कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स का मतलब लगातार वाले, जिसमें एक की कमी हो। तो हम 42 के भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स बना ले। क्या 42 को 7 इंटू 6 लिख सकते हैं? क्या 42 को 7 इंटू 6 लिख सकते हैं? अब देखिए 7 इंटू 6 क्या हुए, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हो गए। 7 और 6 में एक ही का डिफरेंस है। तो जरा कंपेयर करिए बड़े वाले को बड़े वाले से, छोटे वाले को छोटे वाले से। माने n-3 को अगर आप 7 से कंपेयर करें तो n-3 बराबर 7 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। और जरा दूसरे वाले को भी कंपेयर करके देखें तो n-4 बराबर 6 आ गया, तो n की वैल्यू तब भी कितनी आ गई 10 आ गई। माने इस कंडीशन में n की वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। या तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका, ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, जो आपको सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर, नहीं तो आप सीधे सीधे इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स बना लीजिए। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 6 मोबाइल्स बी गिफ्टेड टू 6 एम्प्लॉइज। अब 6 मोबाइल है, 6 एम्प्लॉइज है, 6 मोबाइल है, 6 एम्प्लॉइज है, हर एक को एक मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा भाई। तो पहले वाले मोबाइल के लिए कितनी चॉइसेस, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है हमारे पास, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है हमारे पास। 6 मोबाइल है और 6 एम्प्लॉइज है। 6 मोबाइल वाले मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मोबाइल उठा के एम्प्लॉय को देंगे, तो पहले मोबाइल के लिए कितनी चॉइसेस 6,
दूसरे के लिए मान लीजिए किसको मिल गया मोबाइल, दूसरे के लिए 5, इसे मिल गया मोबाइल 2, तीसरे के लिए 4 3 2 1। आंसर कितना आ गया? इसे आप क्या बोल सकते हैं, जरा जल्दी से बताइए, इसे आप क्या बोल सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 6 फैक्टोरियल। ठीक, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 4 लैपटॉप बी परचेज फ्रॉम 7 लैपटॉप्स अवेलेबल एट द स्टोर। माने 7 लैपटॉप अवेलेबल है, उसमें से आपको 4 ही परचेज करने हैं। 7 लैपटॉप जो अवेलेबल है, मान लीजिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हैं या अलग अलग कंपनीज के हैं। 7 लैपटॉप जो आपके पास अवेलेबल है वो या तो अलग अलग कंपनी के हैं या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, उसमें से आपको 4 ही परचेज करने हैं। मान लैपटॉप नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, और आपको परचेज करने हैं सिर्फ 4। माने एक परचेस करना है, फिर दूसरा परचेस करना है, फिर तीसरा परचेस करना है, फिर चौथा परचेस करना है। पहले परचेसिंग के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 7। पहली परचेसिंग के लिए आपके पास कितनी लैपटॉप की चॉइसेस अवेलेबल है? 7। किसी एक को परचेस कर लेंगे आप, मान लीजिए हमने L3 को परचेस कर लिया, तो अब L3 को दोबारा तो परचेस किया नहीं जाएगा। P2 सेकंड परचेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 6। मान लीजिए आपने L6 को परचेस कर लिया, तो अब L6 दोबारा तो खरीदा जाएगा नहीं। थर्ड परचेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 5। और फोर्थ के लिए 4। माने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसे 7 फैक्टोरियल मत बोल दीजिएगा, ये इंटू 3 इंटू 2 होता, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता, या इंटू 2 तक भी होता, तब भी 7 फैक्टोरियल होता। ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 है, तो 7 6 42 पंजे 210 चौक 840। 840 क्या वेस है, या 840 क्या अरेंजमेंट्स है? 840 क्या वेज है, या 840 क्या अरेंजमेंट्स है? बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज 8 आर्टिकल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 अरेंज इफ इवन नंबर आर्टिकल आर सेम? इवन नंबर आर्टिकल सेम है, इवन नंबर आर्टिकल सेम है, 8 आर्टिकल है। माने अगर हम बात कर ले आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये कह रहा है जो इवन नंबर आर्टिकल है, जो इवन नंबर आर्टिकल है माने A2 A4 A6 और A8, ये सारे के सारे आर्टिकल सेम है। ये सारे के सारे आर्टिकल क्या है? सेम है। वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 आर्टिकल नंबर फ्रॉम 1 to 8 बी अरेंज? ये सेम है, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। एंड इवन नंबर आर्टिकल्स आर सेम। अगर मैं बात करूं शुरुआत की, अगर आपको ये बात नहीं पता होती कि सारे आर्टिकल मतलब इवन नंबर आर्टिकल सेम है, तो आप टोटल वेज की बात करते तो 8 चीजों को अरेंज करने के तरीके क्या होते? भाई आपके पास 8 प्लेसेस होते, आपके पास 8 प्लेसेस होते। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। माने 8 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने होते? 8 फैक्टोरियल। 8 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने होते? 8 फैक्टोरियल। लेकिन जो सेम है उसको आपने 2 बार काउंट कर लिया ना, जो सेम है उसको आपने 2 बार काउंट कर लिया। कौन कितने आर्टिकल सेम है? सर 4 आर्टिकल सेम है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। जितनी चीजें रिपीट होंगी उसको हमेशा डिवाइड में डाल देंगे, जितनी चीजें सेम होंगी उसको हमेशा डिवाइड में आएंगे। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट में बार बार काउंट हो गया होगा ना, ये अरेंजमेंट में बार बार काउंट हो गया होगा ना, तो इसलिए डिवाइड बाय क्या कर दिया? 4 आर्टिकल सेम है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 आर्टिकल सेम हो तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 आर्टिकल सेम हो तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर बनाना है। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 8 6 4 3 2 1 5 9। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, माने 5 प्लेसेस होंगे हमारे पास, 5 प्लेसेस होंगे हमारे पास। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? भाई इन डिजिट का यूज करना है, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? 1। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 8। किसी एक को फिक्स कर दे भाई, कोई ना कोई एक नंबर यहां पे आएगा। मान लीजिए 6 आ गया, मान लीजिए 6 आ गया, ठीक है ना, 6 यहां पे मैंने रख दिया। अब दूसरे प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7।
फिर किसी एक को यहां पे रख देंगे, फिर किसी एक को यहां पे रख देंगे, मान लीजिए 9 को रख दिया। नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं सर? 6। नेक्स्ट के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 8 40,320 डिवाइड बाय 6 कर ले डायरेक्ट, 6720, 6720, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? चाहे मल्टीप्लाई करके देखिए, सेम आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, अरे वाह, कुछ क्वेश्चंस आए, बड़े प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से क्वेश्चन है। 7p5, 7 को p का मतलब पीछे 5 बार, 7 6 5 4 3, ये आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा। फिर है 7p1, सेकंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? 7p1, 7p1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। फिर आ गया थर्ड पार्ट 7p0, अभी बताया था np0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 7p0 की वैल्यू क्या होगी? 1। फोर्थ पार्ट 7p7, अभी बताया था हमने, अभी हमने बताया था कि npn, npn क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है, तो 7p7 क्या होगा? 7 फैक्टोरियल होगा। लीजिए, चारों पार्ट हो गए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। वो कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज द कैन द लेटर ऑफ द वर्ड टेबल बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। वॉवल्स हमेशा साथ साथ रहे। सबसे पहले तो टेबल के अंदर वॉवल कौन कौन से हैं? सर वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश अल्फाबेट में इन्हें बोला जाता है वॉवल्स, और बाकी लेटर्स को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। आपको चाहे पता हो या ना पता हो, मैं दोनों बातें बता के चल रहा हूं। इंग्लिश अल्फाबेट टोटल होते हैं 26, उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू माने ये 5 लेटर को बोला जाता है वॉवल्स, बाकी सारे लेटर्स को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। अब अगर मैं बात करूं टेबल की, तो इस टेबल में कौन कौन से वॉवल आपके पास अवेलेबल है? सर ए और ई, ए और ई। ये कह रहा है ये दोनों हमेशा साथ साथ आने चाहिए। तो जैसे मैं अगर कहूं कि ये पेन और ये रिमोट हमेशा साथ साथ रहे, तो मैं क्या करूं? इनको रबर बैंड से, धागे से लूं और बांध दूं बढ़िया करके। अब जहां जाएंगे वहां साथ में जाएंगे, जहां जाएंगे वहां साथ में जाएंगे। तो मैंने इन दोनों लेटर को बांध दिया और इन्हें एक लेटर मान लिया एक्स। अब बाकी लेटर कौन कौन से बचे? बाकी लेटर बचा टी, बी और एल, है ना? टी, बी और एल, ये 3 लेटर बचे। एक ये और 3 ये, कितने हो गए? 4। एक ये और 3 ये, 4। 4 को अरेंज करने के तरीके यहां लिख ले पहले। वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो एक ये और 3 ये, कितने हो गए? 4। 4 को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। 4 को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए भाई? 4 अगर आपके पास चीजें होती तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते? 4 फैक्टोरियल होते। 4 चीजें अगर आपके पास अवेलेबल होती तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते? 4 फैक्टोरियल होते। लेकिन क्या ये दोनों भी आपस में अरेंज हो सकते हैं? यस भाई, ए ई लिखा है, मैं इसे ई ए भी तो लिख सकता हूं। तो 2 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल। तो इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 24 इंटू 2, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 48। पहले पार्ट का आंसर आ गया 48। क्या 48? क्या वेज या अरेंजमेंट्स? 48 क्या? वेज या अरेंजमेंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है आर सेपरेटेड। देखिए, टुगेदर की बात करें और उसके बाद सेपरेटेड का मतलब नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर। अब किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो दोस्तों, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर देते हैं। बोले सर क्या बोला? दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। अच्छा, इसको छोड़ देते ना, ये बात तो हो गई। मैं दूसरे पेज पे दूसरी बात लेके चलता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने कहा दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? 1 डे में टोटल कितने आवर्स होते हैं? टोटल होते हैं 24 आवर्स। हाँ भाई, मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई दिन में ऐसे कितने घंटे हैं जिसमें आप पढ़ाई नहीं करते? दिन में ऐसे कितने घंटे हैं जिसमें आप पढ़ाई नहीं करते? सोचना पॉसिबल नहीं है। क्यों?
सर डायरेक्टली सोचना पॉसिबल नहीं। क्यों भाई? आप नहा रहे हैं तो भी पढ़ाई नहीं कर रहे, खाना खा रहे हैं तो भी पढ़ाई नहीं कर रहे, मोबाइल चला रहे हैं तो भी पढ़ाई नहीं कर रहे, कहीं जा रहे हैं तो भी पढ़ाई नहीं कर रहे, वॉशरूम में बैठे हैं तो भी पढ़ाई नहीं कर रहे। मतलब पढ़ाई ना करने वाले आवर्स डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम मान के चले भाई हमारे स्टडी आवर्स, हमें पता हो कि हम दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, विद कोचिंग मतलब विद ऑनलाइन क्लासेस देखने के बाद 3 घंटे, पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, और घर वालों को दिखाते हैं ऐसे कि 24 में से 30 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 24 में से 30 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये दिखाते हैं घर वालों को। एक्चुअल कितना है? 3 घंटे। तो बाकी 21 घंटे ऐसे जिसमें आप पढ़ाई नहीं करते। माने अगर मैंने आपसे पूछा कितने आवर्स ऐसे हैं जिसमें आप पढ़ाई नहीं करते, तो आपने क्या करा? टोटल में से स्टडी करने वाले आवर्स को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो डायरेक्टली कभी कैलकुलेट मत करिए, कभी भी कैलकुलेट मत करिए, हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर दीजिए। ना करने की कंडीशन अपने आप निकल आएगी, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। हमें टोटल पता हो और करने की कंडीशन पता हो, माइनस कर देंगे तो नेवर करने की कंडीशन निकल आएगी, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकल आएगी। या हमें टोटल पता हो, ना करने की कंडीशन पता हो, तो टोटल में से ना करने की कंडीशन को माइनस कर देंगे तो करने की कंडीशन निकल आएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब जैसे ये कह रहा है सेकंड पार्ट, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। तो नेवर कम टुगेदर निकालने के लिए क्या करें? टोटल, क्या करें? टोटल माइनस कम टुगेदर, टोटल माइनस कम टुगेदर। टोटल कितना होगा भाई? टेबल कितने लेटर्स है? टेबल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। भाई 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। और कम टुगेदर की कंडीशन हमने अभी निकाली है, कितनी आई है? कम टुगेदर की कंडीशन हमने अभी निकाली, कितनी आई है? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या 5 फैक्टोरियल को, भाई देखिए एक तरीका तो ये कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 120 और इसकी वैल्यू आ गई 24 इंटू 2 48। तो 120 में से 48 गया, कितना बचेगा? 72। कितना बचेगा? 72। बात समझ में आ गई? एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक और है, आप इस 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाकी ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 तो हो ही गया, दोनों में से कॉमन क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल भी आंसर हो सकता है। तो आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे सीधे सॉल्व करके देखिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पर्पस बी रीअरेंज। रीअरेंज लिखा हुआ, रीअरेंज हमेशा याद रखिएगा। रीअरेंजमेंट की बात होगी तो टोटल में से -1 कर दिया जाएगा, रीअरेंजमेंट की बात होगी तो हमेशा टोटल में से -1 कर दिया जाएगा। बस क्वेश्चन अगर इतना ही होता तब की बात होती, ठीक है ना। तो कितने लेटर्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 7। तो 7 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे P 2 बार रिपीट हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई चीज रिपीट होगी तो उसका उतना फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और -1 क्योंकि रीअरेंजमेंट है, -1 क्योंकि रीअरेंजमेंट है। बात समझ में आ गई? तो आंसर आ जाता 2519, ठीक है ना, क्योंकि ये 2520 हो जाता, 2520 -1 करेंगे तो 2519 आंसर हो जाता। अगर क्वेश्चन यहां तक होता तब। रीअरेंजमेंट के केस में हमेशा टोटल में से -1 कर देंगे। क्यों? रीअरेंज का मतलब दोबारा अरेंज करिए, ये वाला पैटर्न नहीं आना चाहिए। अब टोटल अरेंजमेंट में ये वाला पैटर्न तो होगा, तो ये पैटर्न एक ही होगा, -1 कर दिया। बात समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन कुछ और कह रहे हैं, अब जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पर्पस बी रीअरेंज। पहला पॉइंट, कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवल फिक्स, माने जो वॉवल्स की पोजीशन है वो फिक्स होनी चाहिए। जो वॉवल्स की पोजीशन है वो फिक्स होनी चाहिए। ये वॉवल है, ये वॉवल है और ये वॉवल है, इनकी पोजीशन को फिक्स रखना। माने यू यहीं आएगा, ओ यहीं आएगा, ई यहीं आएगा।
यू यहीं आएगा, ओ यहीं आएगा, ई यहीं आएगा, सॉरी यू कह रहा हूं, वॉवल्स की पोजीशन फिक्स है, माने इस प्लेस पे वॉवल आएगा, इस प्लेस पे वॉवल आएगा और इस प्लेस पे वॉवल आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भाई, कितने हैं लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सेकंड प्लेस पे वॉवल आना चाहिए, यहां पे हमने लिख दिया, हमने कहा यहां वॉवल ही आना चाहिए, और लास्ट प्लेस पे वॉवल आना चाहिए, और इससे एक पहले यहां पे भी वॉवल आना चाहिए। ठीक, अब ये 3 प्लेस तो वॉवल के फिक्स हो गए। अब आपके पास प्लेसेस कौन कौन से खाली बचे, 1 2 3 और 4। इन 4 प्लेसेस पे कौन आएंगे, कॉन्सोनेंट जो लिखे हुए हैं। इन 4 प्लेसेस पे कौन आएंगे, कॉन्सोनेंट। 4 प्लेसेस है, 4 कॉन्सोनेंट है, वेज कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 प्लेसेस है, 4 कॉन्सोनेंट है, वेज कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। और इन 3 प्लेसेस में जो वॉवल है वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो इनटू में 3 फैक्टोरियल। अब रीअरेंजमेंट की बात है, लेकिन ध्यान रखिए, एक सेकंड, रीअरेंजमेंट की बात तो बाद में करेंगे। यहां पे आर क्या हो रहा है, सॉरी पी क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और रीअरेंजमेंट की बात है तो -1, रीअरेंजमेंट की बात है तो -1। मैंने आपको क्या बताया, रीअरेंजमेंट के केस में हमेशा -1 किया जाएगा, रीअरेंजमेंट के केस में हमेशा -1 किया जाएगा। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों करा, क्योंकि पी 2 बार रिपीट हो रहा था। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों करा, क्योंकि पी 2 बार रिपीट हो रहा था। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 6/2, माने 72 - 1 71 आंसर आ जाएगा, 71। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 71। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 71। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, माने इनके वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के ऑर्डर जो है चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम आंसर आएगा सर, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। यहां वॉवल्स की पोजीशन फिक्स थी, तो वॉवल्स की पोजीशन को फिक्स कर दिया गया था, पोजीशन फिक्स थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, सेम आंसर आएगा सर। ये क्वेश्चन 2 अलग अलग क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन के अंदर कुछ और चेंजेस होने चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का आंसर सेम आएगा, बाकी चेक कर लेंगे बाद में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 5000 6000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस, माने 5000 से लेके 6000 के बीच का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 4 डिजिट का नंबर बनेगा। 6000 का मतलब आप समझ जाइएगा, यहां पे बात आ रही है 5999 तक की, यहां पे बात हो रही है 5999 तक की। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 6000 इंक्लूड नहीं होगा। तो जरा ये बताइए, इन डिजिट का यूज करना है, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं। क्या पहले प्लेस पे 3 आ सकता है, नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पहले प्लेस पे 3 आ गया तो नंबर बनेगा 3000 समथिंग, जबकि हमें नंबर बनाना है 5000 से 5999 तक का, हमें नंबर बनाना है 5000 से 5999 तक का। तो पहले प्लेस पे 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस के लिए यू हैव ओनली 1 चॉइस, कौन सी, नंबर 5। काट दीजिए भाई, कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड माना जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, नंबर्स वाले क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड माना जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 5 तो फिक्स हो गया, पहले प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकता है, नंबर 5 आ सकता है। बात समझ में आ गई। हमेशा याद रखिएगा, चॉइस को प्लेस के नीचे लिखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड प्लेस के लिए अब तो कंडीशन खत्म हो गई, अब तो कोई भी आ जाए। तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट के लिए किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस, 4। फिर किसी एक को फिक्स कर, नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। 60 क्या, नंबर्स या अरेंजमेंट्स। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज। पहला पार्ट हुआ, संडे को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, संडे को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो संडे में कितने लेटर्स है, सर 6। आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 720 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 720 अरेंजमेंट पॉसिबल है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विद एस। इसमें से कितने लेटर ऐसे हैं जो एस से स्टार्ट नहीं होंगे। मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर देते हैं।
किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर देते हैं। तो चाहे तो आप इस पार्ट को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय ये दूंगा आप कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही फॉलो करें। किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से आप माइनस कर दीजिए। माने यहां निकाल लीजिए टोटल वर्ड्स माइनस begin with s। तो कौन से वर्ड निकल के आएंगे? डू नॉट बिगिन विद एस निकल के आएंगे। अब टोटल वर्ड क्या होंगे? टोटल वर्ड क्या होंगे? संडे से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल माइनस बिगिन विद एस। बिगिन विद एस का मतलब 1 2 3 4 5 6। एस को फिक्स कर दिए यहां पे, माने पहले प्लेस पे एस आएगा, एस के अलावा कोई और लेटर नहीं आएगा, एस को कट कर देंगे। तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5, फिर 4 3 2 1, माने माइनस कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। अब ये कितना है? 720। ये कितना होगा? 120। आंसर कितना आ जाएगा? 600 क्या वर्ड्स? 600 क्या वर्ड्स? बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विद एस बट एंड विद आई। अब देखिए बहुत ध्यान समझिए, आधा काम नहीं करना है और आधा काम करना है, तो इसमें टोटल में से माइनस नहीं कर सकते। जब किसी काम को ना करने की कंडीशन पूछी जाएगी तभी टोटल में से माइनस होगा। आधा करने के लिए कह रहा है, आधा ना करने के लिए कह रहा है, तो भैया वहां तो कंडीशन के हिसाब से ही चलेंगे ना। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विद एस बट एंड विद आई। तो ये कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 6। वो कह रहा है डू नॉट बिगिन विद एस। संडे यहां लिख लेते हैं, SUNDAY, माने पहले प्लेस पे एस नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, अभी हम बात करेंगे। बट एंड विद वाई, माने लास्ट पे वाई ही आना चाहिए, लास्ट पे वाई ही आना चाहिए, माने वाई कहीं और नहीं आएगा, वाई कहीं और नहीं आएगा। अब पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? पहले प्लेस पे एस नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। पहले प्लेस पे एस नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। तो पहले प्लेस पे यू आ सकता है, एन आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, माने पहले प्लेस के लिए यू हैव ओनली 4 चॉइसेस। यू हैव ओनली 4 चॉइसेस। भाई किसी एक को फिक्स कर देते हैं, एन को कर दिया। अब तो कंडीशन खत्म, अब तो ऐसा आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। सेकंड प्लेस के लिए अब एस भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, 4 चॉइसेस। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए 3, फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए 2, फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए 1, माने आ जाएगा 4 × 4 फैक्टोरियल, माने 24 × 4 96 क्या वर्ड्स? 96 क्या वर्ड्स? बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा होता तो डिवाइड में डाल देते। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए, वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नल बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेसेस। अब जरा देखिए, सिग्नल, पहले तो कोई लेटर रिपीटेड है नहीं है। वोवेल्स कौन कौन से हैं? सर आई है और ए है, 2 वोवेल्स है, बाकी कोई वोवेल नहीं है। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, यहां 6 प्लेसेस खींच लिए, ये 6 प्लेसेस हो गए। ऑड प्लेसेस कौन कौन से हुए? सर ऑड प्लेसेस कौन कौन से हुए? फर्स्ट हुआ, थर्ड हुआ और फिफ्थ हुआ। बाकी कौन कौन से लेटर्स रह गए? लेटर्स रह गए SGNL, ठीक है ना? एक और होगा, 1 2 3 4 5 6 ही है ना, 7 कहां से? 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 सही है, बिल्कुल ठीक है। ये सही कर दो, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब ये टोटल 6 लेटर हो गए, इसमें से 3 आपके पास क्या हो गए? ऑड प्लेसेस हो गए, बाकी 3 इवन प्लेसेस हो गए। आपको इन 3 ऑड प्लेसेस पे वोवेल्स को रखना है। पहली बात तो ये बताइए, आपके पास कितने वोवेल्स अवेलेबल है? सर 2। कितने ऑड प्लेसेस है? सर 3। क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे वोवेल्स ऑड प्लेसेस पे आ जाए? बिल्कुल है। एक एक्स्ट्रा चॉइस है आपके पास, भाई आपके पास 2 वोवेल है और 3 चेयर पड़ी हुई है, माने 2 आदमी और 3 चेयर पड़ी हुई है। क्या 2 आदमी 3 कुर्सी पे बैठ सकते हैं? अरे यार, एक एक्स्ट्रा कुर्सी है ना, कुर्सी कम तो नहीं है ना भाई। 3 आदमी 2 कुर्सी होती तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। 2 आदमी 3 कुर्सी है, तो माने एक ना एक कुर्सी खाली पड़ी रहेगी, और क्या होगा? एक ना एक कुर्सी खाली पड़ी रहेगी, और क्या होगा? तो पहले वोवेल के लिए यू हैव कितनी चॉइसेस? आपके पास कितनी चॉइसेस है? पहले वोवेल के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है?
पहले वॉवल के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस सर? 1, 2 और 3 चॉइसेस है। पहले वॉवल के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। मान लीजिए आई यहां आ गया, माने अब ये प्लेस तो खत्म हो गया। अब ए के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइसेस है। ए के लिए कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। अब आपके पास कौन कौन सी चेयर खाली बची? 1, 2, 3 और एक ना एक इसमें से खाली बची होगी। भैया मान लीजिए अगर ए यहां लिखता हूं तो ये वाली खाली बचेगी, ठीक है ना? तो 4 चेयर बची और 4 ही कॉन्सोनेंट है, तो इंटू में कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। इंटू में कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। माने इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 का मतलब 6 इंटू 24, आंसर आ गया 144। क्या 144? क्या वर्ड्स? 144 क्या वर्ड्स या 144 क्या अरेंजमेंट्स? बात समझ में आ गई? भाई हमसे और प्लेसेस कहा था, हमने पहले और प्लेसेस बुक कर दिए। हम हमने चेक करा 2 वॉवल है, 3 हमारे पास और प्लेसेस है, तो एक ना एक और प्लेस खाली बचेगा। तो पहले वॉवल के लिए कितनी चॉइस? 3, दूसरे के लिए 2, एक खाली बच गया, छोड़ दिया। बाकी अब हमारे पास जो 4 कॉन्सोनेंट बचे और 4 प्लेसेस खाली बचे, इंटू में 4 फैक्टोरियल लिख दिया, आंसर हो गया 144। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ड्रैगन। ये वाली बात हम करेंगे सिलेक्शंस के अंदर, माने कॉम्बिनेशन के अंदर। इसकी बात हम अभी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में करेंगे। हाउ मेनी डायगोनल्स विल इट हैव, ये वाली बात जरा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इफ देयर आर n sides in a polygon, if there are n sides in a polygon, then number of diagonals is equals to n minus 3 upon 2। ये याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर 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 मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर 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 मिलेगा। चलिए, तो इफ देयर आर n साइड्स इन अ पॉलीगन देन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, भाई पहले तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन का मतलब जो लाइन सेगमेंट से बनने वाली फिगर होती है, क्लोज फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीगन बोलते हैं। जैसे सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट से फिगर बनेगी वो बनेगी एक ट्राइंगल, जिसमें कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स होंगी, एक क्लोज फिगर है, ठीक है ना? तो हम कहेंगे अ पॉलीगन, अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 3 साइड्स। इसके बाद बनता है क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद बनता है क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। एक कहेंगे क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 4 साइड्स। इसके बाद बनता है पेंटागन। पेंटागन इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 5 साइड्स। इसके बाद बनता है हेक्सागन इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 6 साइड्स। इसके बाद बनता है हेप्टागन इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 7 साइड्स। इसके बाद बनता है ऑक्टागन इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 8 साइड्स। नॉनेगन इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 9 साइड्स। डेकागन इज अ पॉलीगन व्हिच हैव 10 साइड्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स पॉसिबल है? कोई डायगोनल पॉसिबल नहीं है। जरा n की जगह 3 लगा के देखिए, तो 3 इंटू 0.2 0 आएगा, माने डायगोनल के अंदर ट्राइंगल के अंदर नो डायगोनल। ट्राइंगल के अंदर कोई भी डायगोनल कभी भी नहीं बन सकता। क्वाड्रिलेटरल में आ जाइए, n की जगह 4 लगाइए तो आएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 2। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल पॉसिबल है। क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल पॉसिबल है, एक ये, माने 2 डायगोनल्स। पेंटागन में कितने डायगोनल पॉसिबल है? n की जगह 5 लगा लीजिए, 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2 अपॉन 2। 5 डायगोनल पॉसिबल है, जरा चेक करिएगा, 1 2 3 4 और ये की 5। बात समझ में आ गई? तो किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल बन सकते हैं? दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n माइनस 3 अपॉन 2। अब जरा देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स विल इट हैव। ट्राइंगल में कितने डायगोनल बनेंगे? कोई डायगोनल नहीं बनेगा, 0। नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन। माने n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू कितनी हो गई? 6।
एन की वैल्यू कितनी हो गई 6, लगाइए जरा, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन की जगह 6 इंटू 3/2 माने 9 डायगोनल्स बनेंगे, 9 डायगोनल्स बनेंगे। अ पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है और आपसे पूछ रहा है बताइए उसके अंदर कितनी साइड्स होंगी। अब आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है, अब आपसे पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो उसको मैं रब कर दे रहा हूं, ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने गिवन है आपको, 27। कितने गिवन है, 27। तो 27 इज इक्वल्स टू n(n-3/2). 27 इज इक्वल्स टू n(n-3/2), क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 54 इज इक्वल्स टू n(n-3). अब आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व मत करिएगा बैठ के, भाई आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है ना। एन की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। एन की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। मेरे हिसाब से तो एन की वैल्यू 9 आएगी, जरा चेक करके देखिए। 9 इंटू 6, भाई 9 माइनस 3 करेंगे 6 आएगा, तो 9 इंटू 6 कितना हुआ, 54। माने इट इज अ नॉन-एगन, इट इज अ नॉन-एगन, इट इज अ पॉलीगन विच हैव 9 साइड्स हैव 27 डायगोनल्स। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे। अरे सर पुराना क्वेश्चन आ गया, np2। np2 का मतलब क्या होगा, n(n-1). भाई n को p का मतलब पीछे 2 बार, दैट इज इक्वल टू 110। अब फिर वही वाली बात, ये कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स दिख रहे, तो या तो आप पुट द वैल्यू के एट द आंसर कर लीजिए, या इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर बना लीजिए। इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर क्या बनेंगे, 11 इंटू 10। तो जरा कंपेयर करिए, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 11। चाहे इसको कंपेयर करिए तब भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 11। माने इस कंडीशन में n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 11। ठीक, नेक्स्ट, np5 डिवाइडेड बाय np3 इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले तो np5 का मतलब क्या हुआ, n को p का मतलब पीछे 5 बार, n, n-1, n-2, n-3 एंड n-4 अपॉन np3 माने n को p का मतलब पीछे 3 बार, n, n-1, n-2, दैट इज इक्वल्स टू 2। n से n, n-1 से n-1, n-2 से n-2। अब यह आ गया n-3 इंटू n-4। इस 2 को कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, भाई 2 इंटू 1 करेंगे 2 ही आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे 2 ही आएगा। तो जरा कंपेयर करिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n-3 बराबर 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और n-4 बराबर 1, तब भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। या पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिएगा, मर्जी आपकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी सर, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है देयर आर 10 ट्रेन्स फ्रॉम कलकत्ता एंड दिल्ली। कलकत्ता और दिल्ली के बीच में, कलकत्ता और दिल्ली के बीच में कितनी ट्रेन है, 10 ट्रेन है। जो जाएगी भैया वापस भी आएगी, जो जाएगी वो भैया वापस भी आएगी। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो जाने के लिए कितनी चॉइस, 10, एंड रिटर्निंग बैक बाय डिफरेंट ट्रेन, और लौट के आने के लिए डिफरेंट ट्रेन से आना, जिससे गया है उससे लौट के नहीं आना है। तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 9। आंसर कितना आ गया, 90 क्या वेज, 90 क्या वेज, आंसर हो गया 90। 90 क्या वेज या 90 क्या अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वो कह रहा है देयर आर 6 रूट्स फ्रॉम जर्नी टू ए टू बी स्टेशन, माने ए से बी के बीच में 6 स्टेशन पड़ते हैं, 6 स्टेशंस, ठीक। इन हाउ मेनी वेज यू मे गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न इफ फॉर रिटर्निंग यू हैव मेक अ चॉइस ऑफ एनी ऑफ रूट्स। अच्छा, माने जाने के लिए और लौट के आने के लिए किसी भी रूट का यूज कर सकते हैं। तो जाने के लिए कितनी चॉइस, 6, और लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 6। आंसर कितना हो गया, 36। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंट चॉइस थी, तो जाने के लिए 6 और लौट के आने के लिए होती 5, अगर डिफरेंट चॉइस की बात करता। बात समझ में आ गई। इसने कहा है एनी ऑफ द चॉइस, लौट के आने के लिए आप किसी भी रूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाने के लिए 6 और लौट के आने के लिए 6, तो आंसर हो गया 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, अक्सर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आते ही आते हैं, इसलिए इसको मैंने अपने वन शॉट रिवीजन में रखा ही रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 लेटर्स L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 और L9, 9 लेटर्स है, बी पोस्टेड इनटू 4 लेटर बॉक्सेस, 4 लेटर बॉक्सेस, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड बॉक्स नंबर 4। अब वो कह रहा है बताइए कितने तरीकों से इसे पोस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या आप लेटर उठा के लेटर बॉक्स में डालोगे या लेटर बॉक्स उठा के लेटर में डालोगे? ऐसे तो करोगे नहीं, बॉक्स उठा के ले जाओगे, आ भाई लेटर, अरे ओ लेटर, ऐसे तो नहीं करोगे। लेटर उठा के देखोगे ना, भैया लेटर बॉक्स कहां पे है, ऐसे तो ढूंढोगे। तो अब लेटर की बात करेंगे, तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? पहले लेटर के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड बॉक्स नंबर 4। पहले लेटर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 4। दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 4, पांचवें के लिए भी 4, छठे के लिए भी 4, सातवें के लिए भी 4, आठवें के लिए भी 4 और 9वें के लिए भी 4। तो टोटल वेज हो गए 4 टू द पावर 9। टोटल वेज हो गए 4 टू द पावर 9। हम बॉक्स के अगर रेस्पेक्ट में सोचे तो 9 की पावर 4 आंसर लिख देंगे, जबकि गलत है, जबकि गलत है। आप बॉक्स उठा के नहीं घूमेंगे, आप लेटर उठा के घूमेंगे लेटर बॉक्स में डालने के लिए। बात समझ में आ गई? तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस? 4, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 4, छठे के लिए 4, सातवें के लिए 4, आठवें के लिए 4, 9वें के लिए 4। तो हर एक के लिए 4 4 चॉइस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस हो गई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 4 टू द पावर 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। अब दिल्ली के लेटर्स का यूज करके सीधे सीधे वर्ड बताना है हमें। तो भाई कितने लेटर्स हैं ये? 1 2 3 4 5। 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 120। 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। आंसर हो गया 120। नेक्स्ट, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे में कितने लेटर्स है? 6। 6 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। माने क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आंसर कितना हो गया? 720। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शन में बी अलॉटेड विद 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। माने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर अलॉट कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 8 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 8, क्या ये नंबर पॉसिबल है? आप सोच रहे होंगे सर क्या? मैं कह रहा हूं, वैसे तो हमारे यहां जो इंडिया में मोबाइल नंबर चलता है वो 10 डिजिट का चलता है। तो 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8, क्या ये नंबर पॉसिबल है? अगर आप सोच रहे हैं नहीं पॉसिबल है, तो दोस्तों ये जस्ट डायल का नंबर है। 10 times 8, दैट इज द नंबर ऑफ जस्ट डायल। ये एक यूनिक नंबर है, ये एक वीआईपी नंबर है। तो नंबर अलॉटमेंट की बात हो रही है। अब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये नंबर हो सकता है? हो सकता है। किसको अलॉट किया गया, किसको नहीं, वो बात की बात है। नंबर तो हो सकता है ना, टेलीफोन नंबर में नंबर्स की रिपीटेशन हो सकती है, सेम नंबर भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो यहां पे हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शन में बी अलॉटेड विद 8 डिजिट फ्रॉम द नंबर दिस। तो कितने नंबर है? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट हुए हमारे? 9 नहीं हुए, 10 हुए भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स हुए। ठीक है ना? तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 10। दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए 10, चौथे के लिए 10, पांचवे के लिए 10, छठे के लिए 10, सातवें के लिए 10 और आठवें के लिए भी 10। तो टोटल चॉइसेस कितनी होंगी? 10 टू द पावर 8। तो टोटल चॉइस कितनी हो गई? 10 टू द पावर 8। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, कह रहा है और लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स। आपने देखा होगा आपके फोन में एक लॉक कोड होता है कभी कभी। कुछ लोग
फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं, कुछ लोग पैटर्न का यूज करते हैं, कुछ लोग लॉक कोड डालते हैं अपने फोन के अंदर। 4 डिजिट का भी होता है, 3 का भी होता है, 7 का भी होता है, 5 का भी होता है। हमने 3 डिजिट का एक लॉक कोड मान लिया। वो कह रहा है अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स ईच मार्क 1 to 10 लेटर्स। हर एक पे 10 लेटर लिखे हुए हैं, या 10 नंबर्स मान लीजिए, 10 नंबर्स लिखे हुए। 10 नंबर्स कहां से कहां तक? 0 to 9। हर एक पे 0 से लेके 9 तक के नंबर लिखे हैं, हर एक पे 0 से लेके 9 तक के नंबर लिखे, ऐसे करके मान लीजिए। पहले वाले रिंग पे, दूसरे वाले रिंग पे और तीसरे वाले रिंग पे। अब वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। कितने ऐसे पॉसिबल वेज होंगे जिसमें अनसक्सेस मिलेगी? भाई सक्सेस का तो एक ही तरीका, सही लॉक कोड डाल दीजिए खुल जाएगा। सक्सेस का तो सिर्फ एक ही तरीका होगा ना, सही लॉक कोड डाल दीजिए खुल जाएगा। अनसक्सेस के कितने तरीके होंगे? तो पहले तो ये देखे ना, फिर वही किसी काम को ना करने की कंडीशन पूछ रहा है, किसी काम को ना करने की कंडीशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर देंगे। तो टोटल वेज क्या होंगे? पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर 10, दूसरे के लिए 10 और तीसरे के लिए 10। माने टोटल कितने लॉक कोड बन सकते हैं? 1000। ये हो गए टोटल लॉक कोड, ये हो गए टोटल लॉक कोड। में से सक्सेस तो सिर्फ एक ही मिलेगी, एक ही तो आपका लॉक कोड ऐसा होगा जो सही होगा। बाकी 999 लॉक कोड क्या होंगे? 999 लॉक कोड क्या होंगे? अनसक्सेस वाले होंगे। 999 लॉक कोड क्या होंगे? अनसक्सेस वाले होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज सो दैट द वर्ड्स दस फॉर्म बिगिन विद एम एंड डू नॉट विद एन। अभी हमने करा था संडे वाले क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम। मंडे MONDAY, मंडे 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है द वर्ड दस फॉर्म बिगिन विद एम, एम से शुरू तो होना चाहिए, बात फिक्स हो गई, माने एम कहीं और नहीं आएगा। एंड डू नॉट विद एन, डू नॉट एंड विद एन, माने लास्ट प्लेस पे एन नहीं आ सकता। तो एन को छोड़ के बाकी तो आ सकते हैं, 1 2 3 4। लास्ट प्लेस पे 4 चॉइसेस, भाई ओ आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, वाई आ सकता है, एम फिक्स कर चुके हैं, एन आ नहीं सकता। बात समझ में आ गई? अब तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस? अब इस मान लीजिए किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए ओ को कर दिया। अब इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 4, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2 और नेक्स्ट के लिए 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माने कितना हो जाएगा? 24 इंटू 4, 96 इज द करेक्ट आंसर। 96 is the correct answer. Next, in how many ways the word strange be arranged so that the vowels are never separated? फिर वही वाली बात आ रही है, vowels कभी separated नहीं होने चाहिए। नहीं होने की बात कर रहा है, होने की बात नहीं कर रहा। तो माने कह रहा है vowels always come together। ये आपसे क्या पूछ रहा है? vowels always come together, vowels always come टुगेदर। कम टुगेदर के लिए वॉवल्स कौन कौन से हैं? पहले तो ये चेक करें। वॉवल्स है सर ए और ई, वॉवल्स है ए और ई। बाकी कौन कौन से रह गए? STRNG, STRNG ये कॉन्सोनेंट है। ये कह रहा है ये दोनों हमेशा साथ साथ होने चाहिए। तो इनको 2 लेटर ना मान के 1 लेटर मान लू, इनको 2 लेटर ना मान के 1 लेटर मान लू। एक ये और ये कितने हैं? 5। एक ये और ये कितने हैं? 5। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में भी अरेंज हो सकते हैं इनटू में 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इनटू में कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। आंसर हो गया सर ए, आंसर हो गया सर ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई? एन जो होना चाहिए वो ई के बाद में होना चाहिए, एन जो होना चाहिए वो ई के बाद में होना चाहिए। ये बात फिक्स हो गई, ये बात फिक्स हो गई। ई के बाद हमेशा एन आना चाहिए। अब बाकी कौन कौन से रह गए? पी, सी, आई और एल। तो इसको तो हमने 1 लेटर मान लिया एक्स। बाकी ये कितने हैं? 4। 1 और 4 कितने हो गए? 1 और 4 कितने हो गए? 5। 5 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। क्या इन दोनों को आपस में अरेंज किया जाएगा? नहीं सर, क्योंकि ये बात कह रहा है कि ई के बाद ही हमेशा एन आना चाहिए। अगर आप इन दोनों को अरेंज कर देंगे तो इनटू में 2 फैक्टोरियल, मतलब ई एन और एन ई दोनों पॉसिबल है ना। वो कह रहे हैं एन जो है वो हमेशा ई के
बाद में आना चाहिए, तो आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, माने 60 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड विद द वर्ड असैसिनेशन। सर देखने में बड़ा टफ सा लगता है, कुछ नहीं है। पहले तो इसके लेटर्स गिन लीजिए, लेटर्स के 13 होंगे, क्योंकि मुझे सब जगह 13 दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो कितने लेटर्स हो गए 13 फैक्टोरियल। अब जो लेटर रिपीट हो रहा होगा, जितने टाइम्स रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। जैसे ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए कितने टाइम्स, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल आएगा। कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, लिख लीजिए 3 फैक्टोरियल। किसके लिए आया, ये ए के लिए आया। अच्छा, एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये किसके लिए आया, ये एस के लिए आया। अच्छा, और एन रिपीट हो रहा है, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। ये किसके लिए आया, एन के लिए आया। और आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। ये किसके लिए आया, आई के लिए आया। और कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं सर, बस हो गया काम। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, माने आंसर हो गया ए। 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, आंसर हो गया ए। बात समझ में आ गई, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर माने 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बात एक ही है। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दोस्तों, यहां पे ना 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होगा, ये गलती से मैंने 60 बोल दिया। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 120, तो इसका आंसर सी अपने पास से लगा लीजिए और यहां लिख लीजिए 120, ठीक है, और डी लिख लीजिए नन ऑफ दिस। बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था, 3000 से 4000 तक के नंबर की बात कर रहा है। कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 4 डिजिट का, 1 2 3 4, माने 3000 से 3999 तक की बात करिएगा विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6। कौन से डिजिट का यूज करना है, 1 2 3 4 5 6। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस, पहले प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 3 आ सकता है, 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस, ओनली 3, एक चॉइस। दूसरे प्लेस पे अब तो कोई कहीं पे आए, अब तो कोई कहीं पे आए, तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 1 2 3 4 5। तीसरे के लिए फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए, फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस होंगी, नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस होंगी, 4, नेक्स्ट के लिए 3। आंसर कितना आ जाएगा 60। आंसर कितना आ जाएगा 60, माने बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर्स आर नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000। हाँ जी सर, जरा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दिया है मैंने। 10 और 1000 के बीच में आपको नंबर्स बनाने हैं इन डिजिट का यूज करके। तो सबसे पहले 10 से 1000 की बात करें तो उसके टुकड़े कर लिए, 10 से 100 और 100 से 1000, 10 से 100 और 100 से 1000। 10 से 100 का मतलब 2 डिजिट का नंबर बनेगा, और 100 से 1000 का मतलब 3 डिजिट का नंबर होगा। 10 से 100 का मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा, और 100 से 1000 का मतलब 3 डिजिट का नंबर होगा। अब आपको इन डिजिट का यूज करके नंबर बनाने, बस और कुछ नहीं करना। अब आ जाइए, इसको नीचे वाले को भूल जाइए, इसकी बात करें तो यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, यस। 3 आ सकता है, यस। 4 आ सकता है, यस। 0 पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इट इज अ नंबर, इट इज नॉट अ टेलीफोन नंबर, इट इज नॉट अ कोड। ये कोड नहीं है, टेलीफोन नंबर नहीं है जो 0 पहले प्लेस पे आ जाए। ये नंबर की बात कर रहा है भाई। अगर मैं कहूं मेरे पास 0 रुपी, मेरे पास इतने पैसे हैं, आप क्या कहोगे, सर मजाक कर रहे हैं? भाई शुरू में अगर 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई? तो पहले प्लेस पे 0 आ ही नहीं सकता, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो। बात समझ में आ गई? तो अब अगर हम बात करें तो पहले प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। मैंने पहले प्लेस के लिए यू हैव 5 चॉइसेस, यू हैव 5 चॉइसेस। किसी एक को फिक्स कर दीजिए, किसी एक को फिक्स कर दीजिए, 9 को कर दिया। अब तो 0 आ सकता है, अब तो 0 आ सकता है भाई, हमने 9 को फिक्स कर दिया, अब तो 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 2 3 4 0 8, माने 5 चॉइस। नंबर कितने बने, 25।
नंबर कितने बने 25। बिल्कुल सेम वे में यहां पे आ जाइए। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस 5, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 4। आंसर कितना हो गया ये 100। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे 125। टोटल कितने नंबर बनेंगे 125, माने सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 7000। अभी बात हुई थी तो 7000 से अब हम 10,000 तक की बात करें। 10,000 का मतलब 9,999 तक की बात हो रही है। तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा 4 का। किन डिजिट का यूज करना है इन डिजिट का यूज करना है। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस 3 नहीं आ सकता क्योंकि 7,000 से बड़ा नंबर बनाना है। 5 नहीं आ सकता, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। माने पहले प्लेस के लिए यू हैव ओनली 3 चॉइसेस। पहले प्लेस के लिए यू हैव ओनली 3 चॉइसेस। कौन कौन सी 7, 8 और 9। किसी एक को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए हमने 9 को कर दिया। अब तो कंडीशन खत्म। अब तो कोई कहीं है, अब तो कोई कहीं है। अब दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस 4, तीसरे के लिए 3 और फिर 2। कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 72 नंबर हो जाएंगे। 72 नंबर्स, 72 नंबर्स ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आना चाहिए तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, यकीन माने बेइज्जती है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कायदे में बेइज्जती है लेकिन देख के बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। हाउ मेनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0445553। पहले तो मिलियन की बात करें तो मिलियन का मतलब क्या होगा। मिलियन की बात करें तो मिलियन का मतलब क्या होगा। मिलियन का मतलब होगा 7 डिजिट नंबर। मिलियन का मतलब होगा 7 डिजिट नंबर। ये बात ध्यान से समझिएगा। मिलियन का मतलब क्या होगा 7 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5 6 7। कैसे यहां पे आता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 10 फिर सॉरी 100, हाँ फिर 1000, ठीक है ना, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर उसके बाद आता है मिलियन, फिर उसके बाद आता है मिलियन। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो मिलियन ग्रेटर देन अ मिलियन माने मिलियन से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे नंबर अगर 1 से भी बड़ा आ गया तो वो ग्रेटर देन अ मिलियन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब जरा देखिए कितने डिजिट का यूज करना है इनका। तो अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बात करूं तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस 0 नहीं आ सकता। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता भाई, चाहे कुछ भी केस हो। नंबर की बात हो रही है तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। अगर कोड की बात होती, टेलीफोन नंबर की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं, 0 आ सकता था। ये नंबर की बात हो रही है तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बाकी आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। पहले प्लेस के लिए 6 चॉइसेस, किसी एक को फिक्स कर दीजिए। अब दूसरे के लिए अब तो 0 आ सकता है 6 5 4 3 2 1, माने ये हो जाएगा 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे उसका डिविजल, उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। जैसे 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाय क्या होगा 2 फैक्टोरियल। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो डिवाइड बाय क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 6 इंटू 720 डिवाइड बाय 2 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, ये 360। आंसर आ गया 360 माने बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ गया 360 माने बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो दोस्तों जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। पहले तो ये बताइए किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकाल लो। नेवर कम टुगेदर की बात कर रहा है, याद करिए। पढ़ाई कितने घंटे पढ़ाई नहीं करते तो क्या करते थे, टोटल में से स्टडी आवर्स को माइनस करते थे। बिल्कुल सेम वे में नेवर कम टुगेदर की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, टोटल में से कम टुगेदर की कंडीशन को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नेवर बेस्ट एंड वर्स्ट, बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू टोटल माइनस बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर, बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर। अब जरा ध्यान से समझिएगा भाई, कितने एग्जामिनेशन पेपर है 10 एग्जामिनेशन पेपर है। 10 एग्जामिनेशन पेपर है तो मान लीजिए पेपर नंबर 1
पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 पेपर है। तो पहले तो ये बताइए इन 10 पेपर को टोटल अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल माइनस, अब वो कह रहा है बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। बेस्ट कितने पेपर होंगे? बेस्ट का मतलब बेस्ट की बात कर रहा है, एक ही होगा। विच वन इज द बेस्ट? बेस्ट इज ऑलवेज बी वन, हमेशा बेस्ट एक ही होता है, वर्स्ट भी एक ही होगा, ठीक है ना। तो इन पेपर में से एक ना एक बेस्ट होगा। मान लीजिए P4 इज द बेस्ट पेपर, इट इज बेस्ट, एंड P10 इज द वर्स्ट पेपर, इट इज वर्स्ट। ये कह रहा है ये दोनों कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या करा, टोटल में से इन दोनों के साथ में आने की कंडीशन माइनस कर दे। माने इन दोनों को अलग अलग ना मान के एक पेपर मान ले, इन दोनों को अलग अलग ना मान के एक पेपर मान ले जिसमें बेस्ट और वर्स्ट दोनों साथ में रहेंगे। तो बाकी कितने बचे आपके पास? बाकी कितने बचे आपके पास? 8 पेपर। 8 पेपर ये बचे और आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक मान लिया, तो कितने हो गए? 9। 9 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 9 फैक्टोरियल। और ये दोनों आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, इनटू में 2 फैक्टोरियल। 9 को अरेंज, भाई देखिए ना, इन दोनों को आपने एक मान लिया, जब एक मान लिया तो बाकी बचे आपके पास 8। 8 ये और एक जो आपने माना वो 9। 9 को अरेंज करने के तरीके 9 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, इनटू में 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, एक तरीका तो ये कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए, दूसरा तरीका ये, क्या 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आया? 9 फैक्टोरियल। क्या कॉमन आया? इन दोनों में क्या कॉमन आया? 9 फैक्टोरियल। क्या बचेगा? 10 माइनस 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है भाई। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 का मतलब 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। 8 इंटू 9 फैक्टोरियल आंसर हो गया इसका सी। बात समझ में आ गई? अब जरा 2 मिनट रुक जाइएगा, अभी आगे मत जाइएगा, पहले इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए हाथों हाथ। बिल्कुल सेम वे में यहां 10 पेपर्स लिखा हुआ है, यहां n बुक्स लिखी हुई है। बिल्कुल सेम वे में जैसे यहां 10 पेपर्स लिखा हुआ है, यहां n बुक्स लिखी हुई है। मान लीजिए n बुक्स का मतलब n की जगह आप मान लेते हैं 10 बुक लिखी होती। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन हाउ मेनी वेज द नंबर ऑफ वेज कैन 10 बुक्स, यहां पे n की जगह मान लीजिए आप 10 कर लीजिए, n की जगह यहां मान लीजिए 10 कर लीजिए। 10 बुक्स बी अरेंज इन अ सेल्फ सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। तो क्या करते हैं आप? टोटल में से कम टुगेदर की कंडीशन को माइनस करते हैं। माने 10 फैक्टोरियल माइनस 2 बुक को आपने एक मान लिया, बाकी बची इधर 8। इधर कितनी बची आपके पास? 8 बुक्स ये बची, 8 ये, एक ये, कितनी हो गई? 9। 9 को अरेंज करने के तरीके 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाता है बिल्कुल सेम। बात समझ में आ गई? अब यहां 10 की जगह कितना है? यहां 10 की जगह कितना है? n बुक्स है। यहां 10 की जगह कितना है? n बुक्स है। तो ये कह रहा है 2 पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर। 2 पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर। तो क्या करेंगे? टोटल अरेंजमेंट माने n फैक्टोरियल माइनस, अब जरा ध्यान दीजिएगा, n में से 2 को तो आपने एक मान लिया, इधर कितनी बचेंगी? इधर बचेंगी n माइनस 2। इधर कितनी बचेंगी? n माइनस 2। भाई n बुक्स थी ना, n बुक्स में से 2 को तो आपने एक मान लिया। वो कह रहा है 2 पर्टिकुलर बुक्स आर टुगेदर नॉट टुगेदर। तो हमने टोटल में से कम टुगेदर की कंडीशन माइनस करनी है, तो हमने 2 को एक मान लिया। इधर कितनी बचेगी? n माइनस 2। अब n माइनस 2 ये और एक ये, n माइनस 2 ये और एक ये, इन दोनों को ऐड करो जरा, तो n माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? n माइनस 1। तो n माइनस 1 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए ना, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम वे में n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, इंटू में 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये कायदे में तो फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे फॉर्मूला कराने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब जरा ध्यान दीजिए, इस n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इस n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? दोनों में से कॉमन आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या बचेगा? n माइनस 2।
n-2। आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है इफ देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी एट ई, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल ऑलवेज इमीडिएट बिफोर बी। ए जो है वो हमेशा बी से पहले बोलेगा। माने ये बात फिक्स हो गई, ये बात फिक्स हो गई। अब पर्सन में ए बी वाली बात तो खत्म कर दीजिए, बाकी रह गए 3 ये, एक ये, कितना हो गया? 4 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। क्या ये दोनों आपस में अरेंज हो गए? नहीं सर, बी जो है वो ए जो है हमेशा बी से पहले ही होना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 4 फैक्टोरियल माने 24। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एन बीड्स या फिर एन फ्लावर से, एन बीड्स या एन फ्लावर से कितने नेकलेसेस बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ नेकलेस दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। जरा ध्यान दीजिए, जब आप माला पिरोते हैं तो पहले वाले फूल में गांठी मार देते हैं, हाँ या ना? नहीं तो नीचे से माला निकलती चली जाएगी, ठीक है ना? तो n-1 फैक्टोरियल तो आ गया। अब जो माला बन के आती है इतनी लंबी माला, उसको जोड़ के आधा कर देते थे, तो डिवाइड बाय 2। या ये कहे नेकलेस में जो इधर पैटर्न होता है वही पैटर्न इधर भी होता है, दोनों तरफ पैटर्न क्या होता है? सेम होता है, तो डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कितने डिफरेंट बीट्स थे? 8। तो 8 बीट्स से कितने बनाए जा सकते हैं? 8-1 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, माने आंसर आ गया 2520। आंसर आ गया 2520। नेक्स्ट अच्छा, अब राउंड टेबल वाली बात शुरू हो गई। जब कभी भी सर्कुलर परमुटेशन की बात होती है दोस्तों, तो सर्कुलर परमुटेशन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी सर्कल बनाने की बात होगी, जैसे मैं सर्कल बनाऊं, क्या ये सर्कल ठीक है? नहीं सर, इट इज रॉन्ग सर्कल। अच्छा, क्या आप सर्कल ठीक है? हां। कैसे मानेंगे? क्योंकि आपने देखा कि ये वाला पॉइंट जहां से शुरू किया था वहीं मीट कर गया, बिल्कुल सेम वे में। जब आप बचपन में छोटे होते ना, जब कोई भी ओले करके चला जाता है, तब की बात कर रहा हूं। तो बचपन में क्या होता था कि मैम कहती है सबसे पहले बच्चों से लाइन लगाओ, सब लाइन लगाओ, सब लाइन में लग जाते हैं। लाइन लगने के बाद प्लेग्राउंड में चलो, ग्राउंड में पहुंचे। जैसे ही ग्राउंड में पहुंचती हैं, वैसी मैम किसी एक बच्चे को खड़ा कर देती है और कहती है, इससे कहती है बाकी बच्चे के चारों तरफ एक सर्कल बनाओ, ऐसे करके। नहीं आई बात समझ में? ऐसे करके सर्कल बनता है। अब अगर यह बच्चा उठ के भागने लगे तो क्या कभी सर्कल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सेम में आप कभी भी देख लेना, जब भी कभी आप सर्कल बनाने की बात करते हो तो आप हमेशा अपने आप को फिक्स मान लेते हो और दूसरे से कहते हो भैया थोड़ा सा पीछे, भैया थोड़ा आप आगे, भैया थोड़ा सा इधर होना। मतलब आपने अपने आप को फिक्स मान लिया, बाकी सबको आप मूव करा रहे हो। आपने अपने आप को फिक्स मान लिया, बाकी सबको आप मूव करा रहे हो। तो हमेशा याद रखिएगा, n पर्संस को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आप अपने आप को फिक्स मान लीजिए तो n-1 फैक्टोरियल, माने किसी एक पर्सन को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। किसी एक पर्सन को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना? अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा था चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स मीट टू डिस्कस द हाइक इन ऑयल प्राइसेस एट अ राउंड टेबल। साफ लिखा हुआ है शब्दों में, राउंड टेबल पे लिखा है। राउंड टेबल पे बैठाना है 17 चीफ मिनिस्टर को। इन हाउ मेनी वेज कैन दी सीट themselves if the Kerala and the Bengal chief minister choose to sit together? केरला और बंगाल के चीफ मिनिस्टर दोनों साथ बैठना चाहते हैं, तो इन दो को दो ना मान के एक मान लू। अच्छा, 17 में से यहां पे दो को हमने क्या मान लिया? एक मान लिया। एक चीफ मिनिस्टर। बाकी कितने बचे? 15 सीएम यहां बचे, 15 ये और एक ये, कितना हो गए? 16 चीफ मिनिस्टर को
16 चीफ मिनिस्टर को किस पे बैठाना है? राउंड टेबल पे। राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? अभी हमने बताया था n पर्सन को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? n-1 फैक्टोरियल। 16 चीफ मिनिस्टर को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 15 फैक्टोरियल। और ये दोनों आपस में भी अरेंज हो सकते हैं इनटू में 2 फैक्टोरियल, इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया? 15 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट In how many ways can 4 men and 3 women are arranged at a round table? फिर वही वाली बात आ गई, किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है? राउंड टेबल के रेस्पेक्ट में। If the women always sit together, तो वुमेन को हमने एक मान लिया, वुमेन को हमने एक मान लिया, एक ये और 4 ये, कितने हो गए? 5। 5 पर्सन को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 5 पर्सन को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। और ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू में 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू में 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 24, ये हो गया 6, आंसर आ गया 144। आंसर आ गया 144। 144 किसी का आंसर है? सर नहीं है, आंसर हो गया नन ऑफ दीज। आंसर हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है ना। नेक्स्ट सर, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, एन की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, एन की वैल्यू पुट करके देख। पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं, परमुटेशन खत्म। हाँ जी सर, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये हो गया 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। अरे मालिक जरा ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों तरफ 6 फैक्टोरियल बना लीजिए ना। 6 फैक्टोरियल इसको अगर बनाना है तो हम क्या करें? 6 × 5 अपॉन 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख लिया, अपने आप बन जाएगा भाई। मतलब मैंने यहां इंटू 6 × 5 और ऊपर 6 × 5 कर दिया, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये वाले एलसीएम सेम हो जाए, ठीक है ना। तो ऊपर 6 × 5 कर दिया, नीचे 6 × 5 कर दिया, 6 फैक्टोरियल अपने आप बन जाएगा नीचे। प्लस यहां पे 6 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करूं? यहां इंटू 6, यहां इंटू 6 कर लूं, अपने आप 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 6/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई या नहीं? क्वेश्चन को इजी बनाया, मैंने कोई एलसीएम वगैरह नहीं लिया। मैंने कहा ये 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो इसको भी 6 फैक्टोरियल बना लेता हूं, इसको भी 6 फैक्टोरियल बना लेता हूं, अपने आप ही एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30/6 फैक्टोरियल प्लस 6/6 फैक्टोरियल बराबर x/6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल एलसीएम आ गया, यहां आ गया 36, यहां x/6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, आंसर आ गया x की वैल्यू 36। x की वैल्यू कितनी आएगी? 36। कहानी खत्म। करने का तरीका देखिए सर, टफ क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है किसी भी हालत में। अब जरा देखिए n+p36, n+p36 का मतलब n+3 को पीछे 6 बार, n+3, n+2, n+1, n-1, n-2, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, सही है। डिवाइडेड बाय n+2 p4, तो n+2 को पीछे 4 बार, n+2, n+1, n-1, 4 हो गए सर। इज इक्वल टू कितना गिवन है? 14। n+2 से n+2, n+1 से n+1, n से n, n+1 से n-1, अब बचा n+3 इंटू n-2 बराबर 14। अब वो पूछ रहा बताइए n की वैल्यू क्या है? अब मैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लूंगा। n की वैल्यू पहले 8 लगाऊं तो 8 और 3 11, और 8 में से 2 गया 6, नहीं आएगा किसी हालत में। 4 लगाता हूं तो 4 और 3 7, और 4 में से 2 गया 2, 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, रट्टाफिकेशन मत करिए, नहीं तो आप भी परेशान होंगे। अब इसकी बात करें 7pn डिवाइड बाय 7pn-3। अब 7 को पीछे n टाइम्स तो लिख नहीं सकता, 7 को पीछे n टाइम्स तो लिख नहीं सकता। मैं n की वैल्यू पुट करके देख लूंगा ना, इतना दिमाग ही क्यों लगाऊंगा मैं इतना दिमाग ही नहीं लगाऊंगा सर। पहली बात तो ये n की वैल्यू 7 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब मैं n की वैल्यू कितनी लगा के देख लूंगा? 4 लगा के देख लूंगा। 7p4 डिवाइडेड बाय 7p, n की जगह 4, 4 - 3 करेंगे कितना आएगा? 1। चेक करिए 60 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7p4 का मतलब हो गया 7 × 6 × 5 × 4,
अपॉन 7p1 का मतलब हो गया 7, कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30 चौक 6 पंजे 30 चौक 120 आ रहा है। नहीं सर 4 तो नहीं आएगा, नहीं सर 4 तो नहीं आएगा, 4 नहीं होगा। 5 लगा के देखिए, अब 5 लगा के देखिए तो 7p5 बराबर वो सॉरी अपॉन 7p5 माइनस 3 कितना हुआ 7p2। चेक करके देखिए 7p5 का मतलब 7 को पीछे 5 बार, 7 6 5 4 3 5 हो गए सर। अपॉन 7p2 का मतलब 7 को पीछे 2 बार। क्या 60 आ रहा है? यस आ रहा है सर, आ रहा है सर। तो आंसर क्या होगा इसका 5 होगा। आंसर क्या होगा इसका 5 होगा। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों यहां पे आपका परमुटेशन के सारे क्वेश्चन जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी उस सारी की सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको कवर करा दी। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन के टॉपिक को। कॉम्बिनेशन छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। परमुटेशन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगता है। ठीक है ना? आइए शुरुआत करते हैं अब अपने कॉम्बिनेशन के टॉपिक के बारे में।